हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपका ये सबका यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है दिसंबर का? आप सब कमेंट्स में बताना मुझे। और मैं यूजीसी नेट के लिए कॉमर्स पेपर 2 विच इज़ कॉमर्स जो मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं उसके नोट्स आपसे शेयर करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगी। ये नोट्स आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आप सारे वीडियोस को मेरा अच्छे से देखना। मेरे चैनल पर नए हो गए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सो दैट आपको सारे वीडियोस सारे नोट्स मिलते रहेंगे मेरी वीडियोस के थ्रू। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ये जो पेपर 2 कॉमर्स है इसको भी, इसका जो 10 यूनिट्स है, मैं इसको भी 2 पार्ट में नोट्स बनाई हूँ। ठीक है, एक पार्ट 1 हो गया और एक पार्ट 2। तो पार्ट 2 तो खैर बाद में आएगा, अभी हम पार्ट 1 का सारे यूनिट्स को पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और जो ये नोट्स है, और आपको अगर नोट्स बाय करना होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो फिर मैं आपको बाकी सारे लिंक इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, सो दैट आप मेरे नोट्स को परचेज़ भी कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। ओके, तो यूनिट 1 में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है, बहुत सारे टॉपिक्स है जिसमें से पहला है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए हैंडराइटिंग आपको फुली विजिबल होगा, सारी क्लैरिटी हो जाएगी, आपको दिखेगा ये अच्छे से, तो आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट इज सम और कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, सप्लाई एंड डिमांड ना, or you can say demand and supply, management etc. which affects the working of business. ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? तो बिज़नेस का ही जो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो बिज़नेस को किसी न किसी तरह अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वही सारे बिज़नेस के एनवायरनमेंट कहलाते हैं। अब उसमें आपका बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, है ना, कस्टमर के नीड्स आ जाएंगे और उनके एक्सपेक्टेशंस आ जाएंगे, डिमांड एंड सप्लाई जो होता है आए दिन हमारे बिज़नेस में, वो सारे बिज़नेस एनवायरनमेंट कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो इफ़ेक्ट करता है ना बिज़नेस को। मैनेजमेंट हो जाएगा तो एक्सेट्रा। ठीक है, अब है नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसके कुछ पॉइंट्स है, लाइक पहला हो गया आपका स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, है ना। दूसरा हो गया डायनामिक, ये डायनामिक होता है, और अनसर्टेन होते हैं, ये रिलेटिव इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये सारे इसके क्या हो गए? नेचर हो गए किसके? बिजनेस एनवायरनमेंट के। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो बिजनेस एनवायरनमेंट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला है इंटरनल एनवायरनमेंट और दूसरा है एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल के अंदर ये सारे आ जाएंगे, प्रमोटर्स हो गए या शेयर होल्डर्स ना, फिर आपके मिशन ऑब्जेक्टिव्स ना, ये ऑब्जेक्टिव्स क्या, उद्देश्य क्या है हमारे बिज़नेस का, वो हो गया। मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर या नेचर हो जाएगा, इंटरनल पावर रिलेशनशिप हो जाएगा, कंपनी के इमेज, है ना, और ब्रांड इक्विटी ये हो जाएंगे, फिज़िकल एसेट्स और फैसिलिटीज़ हो जाएंगे, फिर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ हो जाएंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज हो जाएंगे, मार्केटिंग कैपेबिलिटीज़ हो जाएंगे। तो ये सारे आपके इंटरनल एनवायरनमेंट पाएंगे। ठीक है, और एक्सटर्नल में भी देखिए दो टाइप होते हैं इसके, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, माइक्रो में हो गया टास्क ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, इसको ये भी कहते हैं, और मैक्रो को जनरल और रिमोट भी एनवायरनमेंट भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या सब पॉइंट्स होंगे? तो देखिए माइक्रो के अंदर आपका कस्टमर्स आ जाएंगे, सप्लायर्स, कंपिटिटर्स, पब्लिक्स, फाइनेंशियर्स, है ना, मार्केटिंग, इंटरमीडिएटरीज, ये सारे हो जाएंगे। और मैक्रो के अंदर आपका इकोनॉमिक फैक्टर्स हो जाएगा, सोशल और कल्चरल फैक्टर्स हो जाएगा, डेमोग्राफिक फैक्टर्स हो जाएगा, पॉलिटिकल और गवर्नमेंट फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स और ग्लोबल फैक्टर्स। तो ये सारे मैक्रो में आएंगे। ठीक है, ये सारे माइक्रो में आएंगे। ओके, तो ये हो गया। अब जैसे इसका थोड़ा सा डिफाइन करके अगर देखा जाए तो ये हो सकता है इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होते हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विच is composed of various elements present inside the organization that can affect or can be affected with the choices, activities and decisions of the organization. Okay, external environment क्या हो गया? तो an external environment is a group of factors or
conditions that are outside the organization but affect it is some in some extent. ठीक है, जो मतलब ऐसे तो बिज़नेस के आउटसाइड होते हैं ना, ये बिज़नेस के बाहर होते हैं, पर फिर भी वो किसी न किसी तरह से बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, वही होते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है, अब चलिए कुछ और देखते हैं पॉइंट्स. एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट. ठीक है, अब माइक्रो और मैक्रो को समझेंगे थोड़ा. माइक्रो एक्सटर्नल फोर्सेस हैव एन इम्पॉर्टेंट अफेक्ट ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ फर्म. दीज फोर्सेस आर नियर टू द ऑर्गेनाइजेशन एज कम्पेयर टू मैक्रो फोर्सेस. ठीक है, ये मैक्रो फोर्सेस से नज़दीक होते हैं बिज़नेस के, इसलिए और इन्हें माइक्रो एनवायरनमेंट कहा जाता है. दिस एनवायरनमेंट इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं, तो सप्लायर्स, कस्टमर्स, पब्लिक एक्सेट्रा. और एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, तो द एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट determines the opportunities for a firm to exploit for promoting its business and also presents threats to it in the sense that it can put restrictions on the expansion of business activities. ठीक है, the macro environment has thus both positive and negative aspects. ठीक है, मैक्रो एनवायरनमेंट में पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं. ठीक है, बिजनेस को पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालता है और नेगेटिव भी. फिर है टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है, अब टाइप्स क्या क्या हो गए, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, है ना, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट. ये सारे क्या हो गए, इसके टाइप्स हो गए. ठीक है, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, the nature and structure of the economy, the phase of the business cycle, for example, the condition of boom or recession, the fiscal, monetary and financial policies of the government, foreign trade and foreign investment policies of the government. ठीक है, फिर सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट में हो जाएगा आपका लैंग्वेज, सोशल नॉर्म्स, रिलीजन, एथिक्स, सोशियो इकोनॉमिक्स, morals, traditions, societal regulations, nationalism, aesthetics, material culture, attitudes, values, social organization. ठीक है, ये सारे सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे. फिर है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट. सेंटर स्टेट रिलेशन, स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल प्रोसेसेस, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारे पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे. फिर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजिकल consist of the type of machines and processes and avoidable for use by a firm and the way of doing things. The improvement in technology raises total factor productivity of a firm and reduces unit cost of output. फिर है demographic environment. Demographic environment includes the size and growth of population, life expectancy of the people, rural urban distribution of population, the technological skills and educational levels of level force. फिर है natural environment. Natural environment which includes geographical and ecological factors such as minerals and reserves, water and forest resources, weather and climatic conditions, port facilities are all highly सिग्निफिकेंट फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़. ठीक है, ये सारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं ना नेचुरल एनवायरनमेंट्स, तो ये सारे हो गए हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट्स के एलिमेंट्स. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक सिस्टम. ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है अभी, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस the functioning of a business unit. These factors includes economic system, economic policies, trade cycle, economic resources, gross national product, corporate profit, inflation rate, employment, balance of payment, interest rates, consumers income, etc. Economic environment is dynamic and complex in nature. ठीक है, ये डायनामिक होते हैं और नेचर में कॉम्प्लेक्स होते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं
मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के, तो इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये इसके मेन कंपोनेंट्स है। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है भाई, तो द वे थ्रू विच ईच इंडिविजुअल लाइन्स इन कॉल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज़ द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इसके भी टाइप्स होते हैं कुछ, क्या क्या होते हैं, तो कैपिटलिज्म इकोनॉमी, privately owned, profit earning is the sole aim, and it also called free market economy। ठीक है, इसे फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं ना इकोनॉमिक सिस्टम को। फॉर एग्जांपल में हो गया जापान एंड कनाडा एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या हो गया, ये इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करते हैं। चलिए नेक्स्ट है सोशलिज्म इकोनॉमी। हाँ, इसमें क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। ठीक है, सोशलिज्म इकोनॉमी में इसमें आ गया आपका मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। मेजर वर्क अंडर दिस इज सोशल वेलफेयर। ठीक है, इट ऑल्सो कॉल्ड कमांड इकोनॉमी, इसे कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं। सोवियत रशिया और रूस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट दिस इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, सोवियत रूस जो है या रसिया बोल सकते हैं, ये जो है ये सबसे फर्स्ट कंट्री थी जो इस सोशलिज्म इकोनॉमी को अपनाई। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ना ये इकोनॉमी, हैंस बोथ इकोनॉमी फीचर एग्जिस्ट अंडर इट। तो दोनों का ही जो फीचर्स है वो इसमें एग्जिस्ट करता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या हो गया, तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हो गए लाइक फॉर्मुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये सेंट्रल बैंक के द्वारा फॉर्मुलेट किए जाते हैं, इंक्लूड CRR, SLR, बैंक रेट्स एट्सेट्रा, ये सब इसमें ये सारे इंक्लूड्स होते हैं। ओके, फिर फिस्कल पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंक्लूड्स टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, ये सारे फिस्कल पॉलिसीज़ में आएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसे शॉर्ट में COPRA कहेंगे, इज़ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड इन 1986 टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इन इंडिया। ठीक है, The act was passed in Assembly of October 1986 and came into force on December 25, 1986. The main aim of this act is to protect the interest of consumers from the immoral practice of business organization. ठीक है, ये इसका मेन एक्ट होता है। एंड मेन ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या होते हैं, तो ensure fair, competitive and responsible markets that work well for consumers and promote ethical business practices, to promote and protect the economic interest of consumers। ठीक है, consumers के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करना, ये भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। to improve access to information that consumers require to make informed choices according to their individual needs, to protect consumer from hazards to their well-being and safety। ठीक है, तो ये सारे इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हो गए कोपरा के। कोपरा मीन्स आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, चलिए आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब या तो इसको स्क्रीनशॉट्स ले लो या फिर आप मुझसे PDF परचेज़ भी कर सकते हो। आप मुझे कमेंट करना अगर आपको नीड होगा नोट्स का तो। चलिए फिर ये कुछ डिस्प्यूट्स है, देख सकते हो आप। ठीक है, इसके बेसिस यहाँ दिए हुए हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ मेंबर, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबरशिप एंड आपका कंपेंसेशन क्लेम्ड। ठीक है, फर्दर अप्लाइड, ये सारे दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। इसको आप ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये ईयर भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन में कुछ देखते हैं। चलिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड FEMA मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फॉर एक्ट टू एनकरेज द इंटरनल पेमेंट्स एंड अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड्स इन इंडिया। It was formulated in the year 1999 while it replaced Foreign Exchange Regulation Act। ठीक है, इसको रिप्लेस किया गया किससे, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट से रिप्लेस किया गया बाद में। और
का फॉर्मुलेट हुआ था 1999 में. It came into force on 1st June 2000 mainly to regulate डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज को डील करने के लिए ये रेगुलेट किया, मतलब फोर्स में लाया गया. कब? तो 1 जून 2000 को. ओके, मेनली इसको फोर्स में लाया गया इस स्टेट में. इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है टू हेल्प फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स इन इंडिया. ठीक है, इंडिया के बाहर के जो भी एक्सटर्नल जो भी ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, व्यापार होते हैं इंडिया से बाहर के, तो उसको फैसिलिटेट करता है, ये फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है. एंड टू हेल्प ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया. ठीक है, एंड टू यूटिलाइज द फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज इन एफिशिएंट मैनर. ओके, फिर है मेन प्रोविजंस. फ्री ट्रांजेक्शन्स ऑन करेंट सब्जेक्ट्स टू रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रिक्शंस दैट मे बी इम्पोज्ड. RBI controls over capital account transactions, control over realization of export proceeds, dealing in foreign exchange through authorized person like authorized dealer or money changer, etc. Appeal provision including special directorate of enforcement. Any person can sell or withdraw foreign exchange without any prior permission from RBI and then inform RBI later. Okay, तो पहले इसका यूज़ आप कर सकते हो. कोई भी पर्सन इसको फॉरेन एक्सचेंज को विड्रॉ कर सकता है. इसमें RBI का परमिशन का कोई ज़रूरत नहीं होता है. पहले आप विड्रॉ कर सकते हो एंड देन बाद में RBI को इन्फॉर्म कर सकते हो. तो इसमें कोई इशू नहीं है. एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट विल बी मोर इन्वेस्टिगेट इन नेचर. फेमा मीन्स FEMA आपका ये हो गया वही फॉरेन एक्सचेंज है ना. रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी. द वायलेशन ऑफ FEMA इज़ अ सिविल ऑफेंस. ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. Globalization is the process of interaction and integration among people, companies, and governments worldwide. In India, globalization concept comes in 1991. The main objective of globalization is to integrate the economy of country with the rest of the world economy. Drivers of globalization: technological drivers, political drivers, market drivers, cost drivers, competitive drivers. इससे भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो ये पॉइंट्स लर्न कर लेना आप. फर्स्ट है टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स. द रैपिड ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर दैट क्रिएटेड ग्लोबल ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स. ठीक है, फिर है नेक्स्ट पॉलिटिकल ड्राइवर्स. लिबरलाइज्ड ट्रेडिंग रूल्स एंड deregulated markets lead to lower tariffs and allowed foreign direct investments in almost all over the world. Third one is market drivers. Market drivers: common customer needs and the opportunity to use global marketing channels. Cost drivers: opportunity to build global scale economics. Competitive drivers: with the global market, global interfirm competition increases and organizations are forced to play international. Okay, फिर है modes of entry into international business. ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री के मोड्स क्या क्या होते हैं, तो देखिए एक्सपोर्टिंग, जॉइंट वेंचर्स. ठीक है, जॉइंट वेंचर्स, स्ट्रेटेजिक अलायंस, लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, ग्रीनफील्ड वेंचर, आउटसोर्सिंग और टर्न की प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, प्लीज होते हैं एंटर करने के और इंटरनेशनल बिजनेस में. ओके, चलिए नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक अलायंस. क्या है, तो वॉलंटरी फॉर्मल एग्रीमेंट. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू अचीव कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव mainly done to expand production capacity and increase market share.
ठीक है। फिर ग्रीनफील्ड वेंचर का क्या रोल है, तो क्या है ये, तो a new whole subsidiary is establishing in this, ठीक है, and not to take help of any other business most expensive way, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वे होता है इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करने का। फिर है आउटसोर्सिंग, तो इसमें हो गया आपका कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, सम वर्क इज ट्रांसफर टू आउटसाइड सप्लायर। फिर टर्न की प्रोजेक्ट्स क्या है, तो डिलीवरी ऑफ ऑपरेटिंग इंडस्ट्रियल प्लांट टू द क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेन टाइप्स हो गया इसका बीओडी, है ना, बिल्ड ओन्ड एंड डेवलप, बिल्ड ओन्ड, लीज एंड बूट हो गया आपका बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ठीक है। फिर है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। अब इसका कुछ थ्योरीज है, थ्योरी ऑफ मर्चेंटलिज्म, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, थ्योरी ऑफ comparative adventure, theory of factor and endowment, country similarity theory, Porter's national competitive theory, ठीक है। तो theory of mechanism हो गया आपका, this theory stated that a country's wealth was determined by the amount of its gold and silver holdings, ठीक है। In its simplest sense, mercantilists believed that a country should increase its holding of gold and silver by promoting exports and discouraging imports. Next है theory of absolute advantage. Adam Smith, an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, focused on the ability of a country to produce a good more efficiently than another nation. If country could produce a good cheaper, for example में देख सकते हैं, if country could produce a good or cheaper or faster than country B, then country A had the advantage and could focus on specializing on producing that good, ठीक है। अगर कंट्री ए जो है मान लीजिए वो प्रोड्यूस करता है चीपर रेट में, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, और या फास्टर प्रोडक्ट करता है, प्रोड्यूस करता है कंट्री बी के कंपैरिजन, तो कंट्री ए जो है वो एडवांटेज ले सकती है इसका ना, प्रोड्यूसिंग दैट गुड, ओके। फिर है थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ये किसने दिया है, तो डेविड रिकार्डो ने। ये क्या थे, एन इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे ये, ही इंट्रोड्यूस्ड थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इन 1817, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस आता है तो ये देख लीजिएगा, ये डेट इंपॉर्टेंस याद रखिए। Comparative advantage occurs when a country cannot produce a product more efficiently than the other country, however it can produce that product better and more efficiently than it does other goods, ठीक है। फिर थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोनमेंट, ठीक है, ये फंडिंग रिलेटेड होता है। स्वीडिश इकोनॉमिस्ट एली हेक्सन एंड बर्टिल ऑनलाइन, ठीक है, इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। दे फोकस्ड देयर अटेंशन ऑन हाउ अ कंट्री कुड गेन comparative advantage by producing products that utilize factors that were in abundance in the country. Okay, country's similarity theory. Swedish economist Stefan Linder ने दिया था इस थ्योरी को। उन्होंने कहा था that consumers in countries that are in the same or similar stage of development would have similar preferences, ठीक है। फिर कंट्री एक्सपोर्ट दैट प्रोडक्ट विच इज सिमिलर टू इट्स डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। कंट्री ऐसे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकती है जो कि उसके डोमेस्टिक मार्केट के सिमिलर हो, ठीक है, इक्वल हो, एक जैसा हो। फिर आपका हो जाएगा पीटर्स नेशनल कॉम्पिटिटिव थ्योरी, ये है इट्स गिवन बाय माइकल पोर्टर, ठीक है। Porter's theory stated that a nation's competitiveness as an industry depends on the capacity of the industry to innovate and upgrade. वो determinants है इसके
which are as follows: local market resources and capitalize, local market demand conditions, local suppliers and complementary industries, local firm characteristics. ठीक है, फिर नेक्स्ट है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स. ठीक है, तो ये भी बिजनेस में आते हैं, कुछ बैरियर्स हैं, है ना, जो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, इसको देखेंगे. टैरिफ बैरियर्स आर द बैरियर्स इन विच custom duty or taxes is imposed on this products that moves across the borders. ठीक है, मेन टैरिफ बैरियर्स आर, मेन क्या क्या है, तो स्पेसिफिक ड्यूटी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स इज levied on each unit irrespective of price based on physical characteristics of goods. फिर एडी वोल्ड्रम ड्यूटी, दूसरा एडी वोल्ड्रम ड्यूटी फ्लेक्सिबल इन नेचर. ये क्या है, नेचर में फ्लेक्सिबल होती है, ये डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड्स के वैल्यू पे डिपेंड करती है. फिर है कंपाउंड ड्यूटी. ठीक है, ये थोड़ा सा इसको मैंने हाईलाइट नहीं करा. पहला है आपका टैरिफ बैरियर्स. ठीक है, टैरिफ बैरियर्स हो गया ये फर्स्ट वाला. सेकंड आपका हो गया, सॉरी, मेन टैरिफ बैरियर्स में पहला आपका ये हो गया स्पेसिफिक ड्यूटी. ठीक है, फिर ये एडी वोल्ड्रम ड्यूटी, फिर आपका कंपाउंड ड्यूटी. ठीक है, और हाँ, तो चलिए, कंपाउंड ड्यूटी है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एडी वोल्ड्रम ड्यूटी एंड स्पेसिफिक ड्यूटी. ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन होता है. ओके, फिर है नॉन टैरिफ बैरियर्स, जिसमें आपका आएगा इसका कोटास है न्यूमरल लिमिट ऑन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मोर देन लिमिट एक्सप्लोर पेनाल्टी. ठीक है, फिर है आपका VER वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेन. ठीक है, quotas on export fixed by the exporting country on the request of importing country. Subsidiaries, इसमें होगा payment made by the government to the domestic producers help local firm to gain control over the market area. तो ये इसके objectives हो गए. फिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, ये क्या होता है, तो इसका मीनिंग देखते हैं. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मेड बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग एनी गिवन पीरियड. अंडर दिस पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. ठीक है, इस पेमेंट के अंदर क्या होता है कि जितने भी पेमेंट्स है वो रिकॉर्ड होते हैं डेबिट साइड में, और रिसिप्ट्स जो है वो रिकॉर्ड होते हैं क्रेडिट साइड में. इंक्लूड्स 2 अकाउंट्स, में 2 अकाउंट इंक्लूड होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. ठीक है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हो गए. द बेसिक पर्पस ऑफ BOP अकाउंटिंग इज टू नो द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द इकोनॉमी इन इंटरनेशनल रिलेशंस. फिर है बाय एनालाइजिंग द BOP अकाउंट्स ऑफ द last year, one can come to know the overall gains and losses from international trade. It can be ascertained that whether composition and direction of international trade and capital movements have improved or caused determination in the economic condition of the country. Here BPO, BOP give warning signals for the future policy formation. फिर कुछ कंपोनेंट्स है इसके बैलेंस ऑफ पेमेंट के. ठीक है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये 2 होता है. करंट अकाउंट में आपका आ गया विजिबल और इनविजिबल. कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, लोन और बैंक अकाउंट. इसमें विजिबल में हो गए आपके, ये सब देख सकते हो, क्रूड ऑयल, कार्स, मोबाइल, कंप्यूटर्स ना, ये एक्सेट्रा. इनविजिबल में सर्विस है ना, फिर आपको सर्विसेज हो गए, इनकम, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड हो गए, और ट्रांसफर्स आपका ये सब हो गए. ठीक है, गिफ्ट्स वगैरह ये सब इसमें आ जाएगा. और कैपिटल अकाउंट में आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर FDI हो गया ना, फिक्स डिपॉजिट्स, लोन हो गया, में आ जाएगा गवर्नमेंट, ECB, बैंक अकाउंट, NRS एक्सेट्रा. ठीक है,
चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज़ वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स हम एक वीडियो में करें तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, बाकी के जो भी रेस्ट ऑफ टॉपिक्स है मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ। और अगर आपको इस नोट्स का पीडीएफ बाय करना होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मेरी वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।